नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज सुबह तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साइबर सुरक्षा तथा डाटा निजता की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का दस्तावेज जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन से भेंट की। आज भूटान के लिए रवाना होंगे। स्वापक नियंत्रण कार्यालय ने कल दिल्ली में शाहीन बाग से 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल लगभग 1,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 5 फरवरी के बाद सबसे अधिक लोग संक्रमित। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के वर्धा, अकोला, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में कल और रविवार के लिए अत्यधिक गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चीन की राजधानी पेइचिंग में बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोग भयभीत, आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में 24 पदक के साथ जैन विश्वविद्यालय शीर्ष पर। और केरल कर्नाटक को 7-3 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन का सम्मेलन बेंगलुरु में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस सम्मेलन का आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए किया गया है। सम्मेलन को भारत के वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र बनने और चिप डिजाइन तथा विनिर्माण पारिस्थितिकी केंद्र के रूप में विकसित होने की आकांक्षा के आधार के रूप में देखा जा रहा है। उद्योग संघों, अनुसंधान संगठनों और शैक्षिक जगत से वरिष्ठ विशेषज्ञ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की नीति, प्रतिभा और सरकार के योगदान पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सेमिकॉन इंडिया 2022 विश्व भर से सेमीकंडक्टर उद्योग, अनुसंधान और शैक्षिक जगत की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा ताकि प्रधानमंत्री के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरदार धाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मिशन 2026 के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य समुदाय में छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक साथ लाना है। इसके साथ ही नए उद्यमियों का पोषण तथा सहयोग और शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता करना है। 3 दिन के सम्मेलन में सरकार की औद्योगिक नीति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्टार्टअप्स और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से उग्रवाद का रास्ता छोड़कर देश के विकास के लिए काम करने की अपील की है। असम के कार्बी आंगलंग जिले के लोरिंग थेपी गांव में शांति, एकता और विकास रैली में कल श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष इसी जिले के 6 उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर इस क्षेत्र में उग्रवाद की दशकों पुरानी समस्या का समाधान किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक शांति समझौते के अंतर्गत 1000 से अधिक उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में
बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एनएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज सवेरे तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 161 के 2 मार्ग मैंगलोर से तेलंगाना और रामसनपल्ले से मैंगलोर और राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। करीब 96 किलोमीटर लंबे इन 2 राजमार्गों के निर्माण पर 2,926 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसके अलावा श्री गडकरी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले 370 किलोमीटर लंबी 19 अन्य राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इनमें से 7 परियोजनाएं केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत तैयार की जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर संग्रहित व्यापक आंकड़ों की संरक्षा सुनिश्चित करने और साइबर सुरक्षा तथा डेटा निजता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री गोयल कल नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वैश्विक यूनिकॉर्न सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की उपभोक्ता डिजिटल अर्थव्यवस्था करीब 100 अरब अमरीकी डॉलर की है और इसके 2030 तक बढ़कर 800 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का दस्तावेज जारी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के विकास की सिफारिश की गई थी। नई शिक्षा नीति में 4 प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही गई है। ये क्षेत्र हैं स्कूली शिक्षा, शैशव देखभाल, अध्यापक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की विकास प्रक्रिया, इसकी संभावित संरचना और उद्देश्यों का भी ब्यौरा दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की रूपरेखा सहयोगी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही है, जो जिले से शुरू होकर राज्य स्तर तक और फिर राष्ट्रीय स्तर तक होगी। शिक्षाविद संत चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि इससे बच्चों और अभिभावकों को दोनों को फायदा होगा। आज एचआरडी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का उद्बोधन होने जा रहा है। हम समझते हैं हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो उसमें सिलेबस में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कुछ सुधार हो रहा है, वो अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि हम उसमें काफी त्रुटियां पाते थे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एचआरडी मिनिस्ट्री उसमें कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, ये काफी आवश्यक था और इससे लोगों में काफी प्रसन्नता की लहर है। ये होना ही चाहिए था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के 74वें बैच के लिए भर्ती प्रशिक्षण के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। नागपुर में छिंदवाड़ा रोड स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी भारतीय आयकर विभाग की राजस्व सेवा का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से वैश्विक पाटीदारी व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज सवेरे तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साइबर सुरक्षा तथा डेटा निजता की जरूरत पर बल दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का दस्तावेज जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन से मुलाकात की। आज भूटान के लिए होंगे रवाना।
स्वापक नियंत्रण कार्यालय ने कल दिल्ली में शाहीन बाग से 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल लगभग 1,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 5 फरवरी के बाद सबसे अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के वर्धा, अकोला, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में कल और रविवार के लिए अत्यधिक गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और चीन की राजधानी पेइचिंग में बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोग भयभीत हैं। आवश्यक वस्तुएं हो रही हैं महंगी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में 24 पदकों के साथ जैन विश्वविद्यालय बना हुआ है शीर्ष पर और केरल कर्नाटक को 7-3 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भेंट की। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रधानमंत्री हसीना को व्यक्तिगत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री हसीना की सुविधाजनक तिथि पर अपने यहां यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है। बैठक में डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री हसीना ने द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ कर द्विपक्षीय प्रगति जारी रखना है। डॉक्टर जयशंकर अगले चरण में भूटान की यात्रा के लिए आज ढाका से रवाना होंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने दिल्ली में जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके में 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि एजेंसी के दल ने 50 किलोग्राम हेरोइन के अलावा 47 किलोग्राम अन्य मादक पदार्थ और 30 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि जब्त की गई रकम हवाला के जरिए आने का संदेह है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल लगभग 1,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। शहर में रोगियों की यह संख्या इस वर्ष 5 फरवरी के बाद सबसे अधिक है। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 5,250 हो गई है, जो 10 फरवरी के बाद से सबसे अधिक है। दिल्ली में कोविड की वर्तमान संक्रमण दर 4.62% हो गई है। चीन की राजधानी पेइचिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही बड़े कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। स्कूलों ने फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। मूल्यों में वृद्धि के समाचारों के बीच अधिकारी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पूर्णबंदी की वजह से शंघाई में खाद्य पदार्थों की कमी के चलते मूल्यों में बढ़ोतरी और पेइचिंग में कोविड के भय की वजह से सुपरमार्केट्स में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के वर्धा, अकोला, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में कल और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो भीषण गर्मी का संकेत देता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत में भीषण गर्मी जारी है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में लगभग सभी राज्यों में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज्यादा है और कुछ इलाका के हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। ये सभी राज्य है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया है जैसे ओडिशा, झारखंड, बिहार और बंगाल के पश्चिम भाग, वहाँ 30 तारीख तक हीट वेव रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद वहाँ थंडरस्टॉर्म होने का और बे ऑफ बंगाल से विंड आने के प्रभाव में टेम्परेचर डिक्रीज होगा और हीट वेव कंडीशन एबेट होने का संभावना है। सिमिलरली 2 तारीख से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का संभावना है। इसके प्रभाव में 2 तारीख के बाद हीट वेव एबेट होने का पूर्वानुमान है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने उत्तर प्रदेश में आगामी गोरखपुर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट में शामिल होने में रुचि प्रकट की है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष श्री क्रिश्चियन कैटल थॉमसन ने कल अपनी टीम के सदस्यों के साथ आगरा मेट्रो परियोजना का दौरा किया ताकि परियोजना कार्य की गति और गुणवत्ता का अध्ययन किया जा सके। एक रिपोर्ट। भारत में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से लागू की जा रही रेल परियोजनाओं में आगरा छठी शहरी मेट्रो परियोजना है।
EIB ने मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए कुल 3 अरब यूरो से अधिक का वायदा किया है। इसमें से 2 अरब यूरो लागत की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 45 करोड़ यूरो का निवेश कर रहा है। ये राशि भारत सरकार के माध्यम से UPMRC को बजटीय संसाधनों के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में तैराकी में शिव श्रीधर ने 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। मुक्केबाजी और तैराकी प्रतिस्पर्धा संपन्न हो गई है। अब सबका ध्यान कल से आरंभ होने वाली एथलेटिक्स स्पर्धा पर केंद्रित है। तैराकी स्पर्धा के अंतिम दिन जैन विश्वविद्यालय ने बढ़त बनाए रखते हुए प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस विश्वविद्यालय के शिव श्रीधर ने 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। जैन विश्वविद्यालय 16 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 24 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। केरल संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में केरल ने कर्नाटक को 7-3 से हराया। आज मणिपुर और पश्चिम बंगाल के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। फाइनल होगा सोमवार को। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया है। आज शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1886 में हाथरस में राज परिवार में हुआ था। 1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत से बाहर काबुल में बागे बाबर में पहले अस्थायी भारत सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने सहयोगी क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह को इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से गहराई से प्रभावित राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशी कपड़ों को जलाने का आंदोलन चलाया। स्वाधीनता संग्राम में भारत के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में उन्होंने बाहर के कई देशों की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का शुभारंभ किया। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 32 वर्ष के निर्वासन के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में अंततः भारत लौटे। सन 1957 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से लोकसभा के लिए चुने गए। 29 अप्रैल 1979 को अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित रहे। महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में ब्रिटिश शासन से जुड़े। 4 वर्ष बाद ही उन्होंने डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया और अपना जीवन देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधीवादी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। वो ओडिशा कांग्रेस समिति के सदस्य बन गए और बाद में उत्कल सम्मेलनी के स्थायी सदस्य भी बनाए गए।
स्वराज के लिए गांधीवादी संघर्ष के इस चरण में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जनवरी 1922 में जगत सिंहपुर में अलकाश्रम की स्थापना था। इस आश्रम में उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण और शिक्षा की गांधीवादी प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर अपनाया। जीवन पिखाली निराशार बाली मरु मरीचिका स्नेह प्रीति। 1930 में गोपबंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह के विख्यात नेता बन गए। ब्रिटिश प्रशासन ने 1930 में उन्हें गिरफ्तार किया और मार्च 1931 तक कारागार में रखा। 1934 में महात्मा गांधी ने ओडिशा में पदयात्रा की। गांधी जी ने गोपबंधु को बारी में सामाजिक कार्य करने के लिए चुना और गांधी जी की ही सलाह पर उन्होंने 13 अगस्त 1934 को अपने परिवार और कुछ सहयोगियों के साथ बारी में एक ठिकाना बना लिया और लोगों के लिए सेवा कार्य शुरू कर दिया। आजादी के बाद गोपबंधु 1950 के दशक में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन से जुड़ गए। ग्रामीण ओडिशा में महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने के सार्थक सेवा काल के बाद 29 अप्रैल 1958 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपबंधु चौधरी को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद इंद्रभूषण राय का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1890 में खुलना जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। 1908 में इंद्रभूषण हाई स्कूल के विद्यार्थी थे जब उन्होंने चंद्रनगर के मेयर पर बम फेंका था। बाद में वे माणिक टोला गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए उन्हें 1909 में 10 वर्ष के लिए सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी कि उन्होंने 29 अप्रैल 1912 को जेल में ही आत्महत्या कर ली। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब एक सूचना, FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का इस्तेमाल संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में आज भी लू चल रही है। वहीं मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर में श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जम्मू में आंशिक तौर पर आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 12 से 40 डिग्री सेल्सियस जबकि लेह में 3 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बारिश भी हो सकती है। तापमान 13 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण में विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन स्थानों पर 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुनीश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां, आज के समाचार पत्रों की बात करें लवलीन जी तो सबसे पहले ध्यान खींचता है अमर उजाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने असम दौरे में ये कहना कि 8 साल में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और हिंसा में कमी आई है, ये अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। ये अखबार आगे कहता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों से आफ्स्पा पूरी तरह से हटाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय सहारा देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को पहली खबर बनाया उसने कि सैनिक
साजो सामान में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अखबार ने उनके इन शब्दों को भी छापा है कि तीनों सेनाओं में तालमेल की आवश्यकता है। गृहमंत्री अमित शाह का ये कहना कि साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, ये हरिभूमि की विशेष खबर है। अखबार कहता है कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। विमान लैंडिंग तकनीक गगन, भारत की नई उड़ान, इस शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जिसने ये तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक से खराब मौसम या कम दृश्यता की हालत में भी विमान की लैंडिंग की जा सकती है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, गगन सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम है जिससे उड़ान में देरी की समस्या अब खत्म होगी। राजस्थान पत्रिका की ये खबर चिंतित कर देने वाली है कि हर साल 44,000 बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। हर 8 मिनट में एक बच्चे का अपहरण हो रहा है। पत्र बताता है कि दुनिया में आतंकवाद और ड्रग्स के अवैध कारोबार के बाद मानव तस्करी तीसरा संगठित अपराध है। 52 साल में 28 अप्रैल दूसरा सबसे गर्म दिन, ये जनसत्ता सहित अधिकतर अखबारों में है। हिंदुस्तान कहता है राजधानी में पारा 46 तक पहुंचा, 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। नवभारत टाइम्स ने इसे चुभती गर्मी बताते हुए उम्मीद जाहिर की है कि 2 मई के बाद गर्मी में कमी आ सकती है। 31 पैसे बकाया रहने पर एक किसान को बैंक द्वारा एनओसी न दिए जाने पर गुजरात उच्च न्यायालय की नाराजगी जनसत्ता समेत अधिकतर अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज सुबह तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साइबर सुरक्षा तथा डाटा निजता की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का दस्तावेज जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन से भेंट की। आज भूटान के लिए रवाना होंगे। स्वापक नियंत्रण कार्यालय ने कल दिल्ली में शाहीन बाग से 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल लगभग 1,500 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 5 फरवरी के बाद सबसे अधिक लोग संक्रमित। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के वर्धा, अकोला, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में कल और रविवार के दिन अत्यधिक गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चीन की राजधानी पेइचिंग में बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोग भयभीत, आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में 24 पदकों के साथ जैन विश्वविद्यालय शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।